हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। केदारनाथ यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस और शेयरिंग टैक्सी में कैसे आ सकते हो और उनका कितना किराया रहता है। और अगर आप खुद की 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग कहां पर मिलेगा और क्या चार्जेस रहेंगे। सोनप्रयाग में आते ही यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना है, और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसे सोनप्रयाग में कहां पर चेक करवाना है। और अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो सोनप्रयाग में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी कैसे मिलेगी और गौरीकुंड में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। साथ ही गौरीकुंड में है गौरी माया मंदिर और तप्त कुंड, जहां आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे। गौरीकुंड से केदार बाबा मंदिर तक की दूरी है 16 किलोमीटर। तो इस ट्रेक के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या असुविधा होने वाली है। साथ ही आप पिट्ठू, पालकी और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हो और उनके क्या चार्जेस रहेंगे। और इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन क्या रहेंगे और कहां से आपको टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। साथ ही दर्शन कैसे करना है। और इसके अलावा यहाँ पर है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, भीमशिला, श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, रेतास कुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा, वासुकी ताल और श्री भैरवनाथ मंदिर में आपको दर्शन कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जयकारा लगाना है महादेव का। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करेंगे कि आप ट्रेन से केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे जो नजदीकी रेलवे स्टेशन रहेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे तो सामने की तरफ आपको बस स्टॉप दिखेगा। वहां से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हो तो भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो बस का चार्जेस रहेगा 600 और टैक्सी का चार्जेस रहेगा 800। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते टाइम रास्ते में आएगा देवप्रयाग, जहाँ पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो या फिर शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो तो शेयरिंग टैक्सी वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर आप नीचे संगम में डुबकी लगाने जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, इस पवित्र नदी में जाके आप डुबकी जरूर लगाना। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी और राजा दशरथ जी ने तपस्या की थी। कुछ 700 से 800 मीटर नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाना होगा, जहाँ पर आपको एक तरफ से अलकनंदा नदी और एक तरफ से भागीरथी नदी दिखेगी। तो नीचे जाके आपको संगम में डुबकी जरूर लगाना है। देवप्रयाग पवित्र संगम में डुबकी लगाकर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए जो हमें व्यू दिखने वाला है, बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है। अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हो तो इन खूबसूरत पहाड़ों में बहुत अच्छी आपकी जर्नी होने वाली है। कुछ 8 से 9 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद आप पहुंच जाओगे सीतापुर। ये सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले आता है। और अगर आप बस से आ रहे हो तो बस आपको छोड़ेगी सीतापुर। सीतापुर से आगे बस नहीं जाती है, यहीं पे पूरा बस स्टैंड बना हुआ है सीतापुर में। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हो तो शेयरिंग टैक्सी आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग की पार्किंग से 500 मीटर पहले। फिर आपको यहाँ से पैदल चलकर सोनप्रयाग तक जाना होगा। तो टैक्सी ने हमें छोड़ दिया है सोनप्रयाग की पार्किंग से आधा किलोमीटर पहले, और ये है सोनप्रयाग का पार्किंग। अगर आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो 4 व्हीलर के चार्जेस हैं 150 रुपीज और 2 व्हीलर के हैं 50 रुपीज। ये 12 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम सोनप्रयाग की पार्किंग से आगे चल के जा रहे हैं और ये आप देख सकते हो सोनप्रयाग का खूबसूरत मार्केट। तो सोनप्रयाग का पार्किंग हो रहा
पार्किंग से लगभग 200-250 मीटर जैसे ही आप आगे चल के आओगे तो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर का ऑफिस। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो इस काउंटर पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अपना आधार कार्ड अपने साथ में कैरी जरूर कर लेना। सिर्फ आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद में अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होटल की व्यवस्था है और डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगा, लेकिन गौरीकुंड में रुकना बेस्ट रहेगा। तो अभी हम जाएंगे, ये है सोनप्रयाग का मार्केट और इससे आगे गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए हमें यहाँ पे टैक्सी लेना होगा। तो हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग के मार्केट से 500 मीटर चल के आगे जाना होगा और हम रुकेंगे गौरीकुंड में, क्योंकि गौरीकुंड से फिर सुबह हम जल्दी उठकर हमारी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो सुबह मॉर्निंग को हमें टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है और सोनप्रयाग में रूम भी सस्ते मिलेंगे और गौरीकुंड में थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। पर हमें एक फायदा ये रहेगा कि सुबह हम जल्दी उठकर यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें आधा घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। और ये है गौरीकुंड का पार्किंग एरिया, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है। तो ये है गौरीकुंड का मार्केट और यहाँ पे आपको रूम्स, डॉर्मेट्री वगैरह सब मिल जाएगा। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था वो था राजा गेस्ट हाउस। हम लोग थे 5 टोटल और 2000 में हमारे को यहाँ पे रूम मिल गया था। रूम भी काफी अच्छा खासा था। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा दोस्तों कि आप गौरीकुंड में अपना स्टे ले। तो गौरीकुंड में दोस्तों हमने रूम ले लिया है, 2000 में हमें ये रूम पड़ा है 5 लोगों के लिए। और गौरीकुंड में लॉकर वगैरह भी है, आप अपना बैग रख सकते हो यहाँ पे 50 रुपीज में। ये है गौरीकुंड का मार्केट। अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो इस मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो, काफी बड़ा मार्केट है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अगली सुबह दोस्तों जल्दी उठकर जस्ट गौरीकुंड में ही बना हुआ है गौरी माई मंदिर, तो आपको आ जाना है गौरी माई मंदिर में दर्शन करने। और यहीं पे है उमापति महादेव, तो महादेव जी के दर्शन कीजिए। और गौरी माई मंदिर के जस्ट राइट साइड से यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ जा रही है जो आपको लेके जाएगी तप्त कुंड तक। ये वही तप्त कुंड है दोस्तों जहाँ पर आता है गर्म पानी। इतनी ठंड में भी दोस्तों यहाँ पर आपको तप्त कुंड में गर्म पानी देखने को मिलता है। तो इस पवित्र कुंड में आप स्नान कीजिए और यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों हमने सुबह सुबह 4 बजे उठकर तप्त कुंड में स्नान कर 5 बजे हमने हमारी यात्रा गौरीकुंड से शुरू कर दी थी। अगर दोस्तों आप गौरीकुंड से पिट्ठू और पालकी लेना चाहते हो तो आपका वेट अगर 60 से 70 केजी के आसपास है तो लगभग 7 से 8 हजार रुपए आपके लग जाएंगे। इस बोर्ड पे सारा पिट्ठू और पालकी का पूरा इंफॉर्मेशन है। गौरीकुंड से थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे पहले आएगा घोड़ा और खच्चर पड़ाव। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाह रहे हो तो यहाँ से घोड़ा और खच्चर पड़ाव से आप घोड़ा ले सकते हो। घोड़ा पड़ाव से केदारनाथ तक 3 से 3500 में आपको घोड़ा खच्चर मिल जाएगा। इसके अलावा भीमबल्ली, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली तक के लिए भी घोड़ा मिल जाएगा। रास्ते में घोड़ों के लिए भी यहाँ पे गर्म पानी पीने की व्यवस्था है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी आपको जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। और घोड़ा पड़ाव से आगे आपको ये गेट दिखेगा, अपना ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे चीजें सारी महंगी होती जाएगी। उसका रीजन ये है, चीजें ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें ऊपर हो जाती है। नॉर्मल सा पानी का बोतल आपको ऊपर लगभग 80 से 100 रुपए में मिलेगा। और जगह जगह बारिश में बचने के लिए ये रेन शेल्टर बनाए हुए हैं, अगर बारिश आती है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। रास्ते में वॉशरूम की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। खाने पीने की चीजें तो आपको पूरे रास्ते में मिल ही जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। और जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, इस बोर्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। यात्रा के दौरान ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले आएगा चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों ये है चीरवासा भैरवनाथ जी। चीरवासा भैरवनाथ जी मंदिर से 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद और गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर आएगा जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको रात में रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था भी
मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी है, यहाँ पे आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवा सकते हो। साथ ही यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी मिल जाएगी। राष्ट्रीय आपदा में ये पूरा पुल टूट गया था, तो यहाँ पे यह पुल वापस नया बनाया गया है। जंगल चट्टी से थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर आएगा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर प्रॉपर रेन शेल्टर भी बनाया हुआ है और आप दर्शन कीजिए श्री बजरंगबली जी के। जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर और गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आएगा भीमबली, जहाँ पर होंगे दर्शन आपको महाबली हनुमान जी के। और भीमबली में भी आपको रात को रुकने के लिए टेंट कैंप वगैरह मिल जाएंगे, तो आप भीमबली में भी स्टे कर सकते हो। और भीमबली से भी आपको घोड़ा खच्चर आगे केदार बाबा मंदिर तक जाने के लिए मिल जाएंगे। भीमबली से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड से यात्रियों के लिए जाने के लिए रास्ता है और राइट साइड से घोड़ों के लिए जाने के लिए रास्ता है। तो लगभग ये रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर दोनों का रास्ता अलग अलग बना हुआ है, आगे जाके वापस मिल जाएगा। भीमबली के आगे यहाँ पर ये पुल का काम चल रहा है अलकनंदा नदी के ऊपर, और ये पुल और ये दूसरा वाला पुल, ये दोनों पुल लास्ट ईयर आपदा में टूट गए थे, तो अभी वापस बनाए जा रहे हैं और फिलहाल के लिए यात्रा इस वाले पुल से हो रही है। और इस पुल को पार करने के बाद आपको थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। इस पुल के बाद थोड़ी सी चढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मौसम में बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और भीमबली से आगे आएगा यहाँ पर छोटी लिंचोली। छोटी लिंचोली में भी रहने के लिए कैंप की सुविधा काफी अच्छी खासी है, खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कई सारे लोग रास्ते में छोटी लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी में रात को स्टे भी करते हैं, फिर दूसरे दिन ट्रेक स्टार्ट करते हैं। छोटी लिंचोली से लगभग 9 से 10 किलोमीटर रह जाता है हमारा केदार बाबा का मंदिर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको पूरी केदार घाटी का बहुत प्यारा सा व्यू दिखने वाला है। रास्ते में आपको कई जगह ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। ये ग्लेशियर लगभग मई के एंड तक रहेंगे, इसके बाद ये ग्लेशियर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे बच्चों के लिए भी आपको पिट्टू मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 3 से 4 हजार रुपए रहेगा। लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद आएगा बड़ी लिंचोली। यहाँ पे भी आपको कैंप, रहने की सुविधा, खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बड़ी लिंचोली के बाद आपको बहुत बड़ा सा ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आएगा घोड़ा खच्चर पड़ाव और बेस कैंप। घोड़ा आपको यहीं तक छोड़ेगा, यहाँ से आपको 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। और दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं केदार बाबा मंदिर के पास, और वो सामने है बाबा केदार का मंदिर। अगर आप पिट्टू और पालकी से आ रहे हो तो घोड़ा पड़ाव से लगभग 400-500 मीटर आगे की तरफ ये गेट आएगा, तो पिट्टू और पालकी वाले आपको इस गेट तक छोड़ेंगे। और दोस्तों उस गेट के आगे आएगा हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है 3 जगह से चलती है, गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर का जो फेयर है 8,532 रुपए है। और दूसरा है फाटा से जो केदारनाथ धाम तक का जो फेयर है 6,062 रुपए। और जो सिरसी है तीसरा, सिरसी से केदारनाथ धाम का जो है 6,060 रुपए है। तो इन 3 जगह से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हेलीपैड से थोड़ी दूर आगे यहाँ पे टोकन काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें दर्शन के लिए टोकन लेना होगा। और टोकन के अंदर जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग स्लॉट में जाके हमें दर्शन करना होगा। थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे भी चल जाएगा। तो टोकन हमने ले लिया है दर्शन के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे रुकने की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक पर पर्सन में यहाँ पे बाहर रुकने के लिए टेंट मिल जाएंगे। आप टेंट GMBN की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, वो टेंट जरा अच्छे होते हैं। इसके अलावा मंदिर के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारी होटल्स और डॉर्मेट्री भी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको 6 से 7 हजार में 3 से 4 लोगों के लिए बड़ा सा रूम मिल जाएगा। साथ ही 1000 से 1200 रुपए में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे टेंट और रूम डॉर्मेट्री GMBN की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी।
और मंदिर के सीढ़ियों के दोनों तरफ भी बड़ा सा मार्केट बना हुआ है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हो और प्रसाद लेकर दर्शन के लिए जा सकते हो। तो भी गाइस दर्शन करने जा रहे हैं हम। टोकन अपना अपने पास में रखना, टोकन वहाँ पे चेक होगा। महादेव के दर्शन कराते हैं आपको। जय शिव शंभू शंकर। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दर्शन की लाइन में यहाँ पे बारिश से बचने के लिए पूरा रेन सेंटर बनाया हुआ है और साइड में हमें छोटी छोटी शॉप मिलेगी, जहाँ से आप मंदिर में प्रसाद ले सकते हो चढ़ाने के लिए। और मंदिर में एंट्री से पहले आप यहाँ पे अपना जूता जमा करवा सकते हो, जिसका 10 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है। फिर आप चले जाइए मंदिर में दर्शन करने। अभी आप दर्शन कीजिए गर्भगृह से सीधे महादेव की। महाकाल के दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जस्ट आ जाइए मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पर बना हुआ है एक पवित्र कुंड, जहाँ मंदिर में गर्भगृह में जो जलाभिषेक होता है महाकाल का, शंभू का, वही जल यहाँ मंदिर के पीछे आता है। ये पवित्र जल अपने घर के लिए जरूर लेके जाए। उसी पवित्र कुंड और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ है भीमशिला। दोस्तों यह वही भीमशिला है जो 2013 में भयंकर आपदा आई थी। उस दौरान इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। इसी भीमशिला की वजह से मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये भीमशिला है, आप दर्शन कीजिए भीमशिला के। भीमशिला के दर्शन करने के बाद जस्ट भीमशिला से 50 मीटर पीछे की तरफ है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था और वो यही समाधि में लीन हो गए थे। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के राइट साइड में ये एक विशेष काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आपको पास लेना होगा 1100 रुपए का। उस पास से आप मंदिर में जाके गर्भगृह में दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर होती है दोस्तों शाम को 7 बजे बाबा केदार की आरती। तो ये आरती आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मंदिर में दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलते हो, उसी एग्जिट गेट के जस्ट सामने की तरफ है श्री भैरवनाथ जी मंदिर में जाने के लिए रास्ता। तो यहाँ से आपको लगभग 700 से 800 मीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के श्री भैरवनाथ जी मंदिर तक के लिए जाना होगा। और रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है भैरव बाबा का, उसी जगह से पहले यहाँ पे आपको एक अलवर भंडारा देखने को मिलता है। ये भंडारा 2 मई से लेके 23 अक्टूबर तक चलने वाला है और पूरे केदारनाथ में सिर्फ यही एक भंडारा है जो आपको पूरे 6 महीने के लिए मिलेगा। और इसी अलवर भंडारे के जस्ट पास से ये सामने की तरफ हमें जाना होगा श्री भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करने। लगभग 700 से 800 मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर आना होगा। और यहाँ आने के लिए आप पिट्ठू भी ले सकते हो, पिट्ठू भी आपको मिल जाएगा अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। और जो भैरवनाथ जी है वो पूरी केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। भैरव बाबा पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। श्री भैरवनाथ मंदिर से आपको पूरा केदार बाबा का मंदिर, पूरा केदार घाटी आपको दिखने वाला है। वहां पर ऊपर की तरफ इस जगह पे था भैरवनाथ जी का मंदिर और नीचे है रेतास कुंड। तो आप भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके नीचे आ जाइए रेतास कुंड में दर्शन करने। ये रेतास कुंड काफी चमत्कारी कुंड है। अगर आप इस कुंड के अंदर महादेव के नाम के जयकारे लगाते हो तो इस पानी के अंदर आपको बुलबुले देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के लेफ्ट साइड में रेतास कुंड श्री भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके आए। अभी हम आ गए मंदिर के राइट साइड में पुल पार करके बाबा बर्फानी मंदिर में दर्शन करने। तो ये है श्री बाबा बर्फानी जी का मंदिर। बर्फानी मंदिर में दर्शन करके अगर आपको और थोड़ा एडवेंचर चाहिए
तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी के ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रेक कर मोदी गुफा, जहाँ पर मोदी जी ने साधना की थी। तो दोस्तों ये है मोदी गुफा, यहीं पर बैठकर मोदी जी ने साधना की थी। और दोस्तों इसके अलावा आपको और ज्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर 7 से 8 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल। ये है दोस्तों वासुकी ताल। वासुकी ताल जाने के लिए आपको 7 से 8 किलोमीटर का ट्रेक करके ऊपर जाना होगा। वो ट्रेक काफी डिफिकल्ट होगा, तो आप लोकल गाइड के बिना वासुकी ताल मत जाइएगा। वासुकी ताल एक बहुत अच्छी जगह है, तो आप लोकल गाइड हायर कर सकते हो, फिर ही आप वासुकी ताल जा सकते हो। केदारनाथ शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर ऐसे यार बहुत प्यारी वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना केदारनाथ यात्रा पर काफ़ी वीडियो देखी है, लेकिन आज जो भाई एक इंटर हुआ है ना मंदिर में, वो फर्स्ट टाइम देखी है। मुझे लगता है कि अब वीडियो वगैरह एक अलाउ हो चुकी है, लेकिन जैसे भाई सीज़न आता है ना, अब केदारनाथ एक सीज़न वाइज मंदिर के ओपन होता है। मुझे लगता है कि काफ़ी साल या महीने बंद भी रहता है, लेकिन एक टाइम टेबल होता है जिसमें ओपन होता है केदारनाथ मंदिर, तो उसमें भाई फिर जो एक यात्रा होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इधर भाई देख लो, मतलब कि अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, लोग आ रहे हैं अपना पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए, लेकिन जो भी रश होता है ना और जो लोगों के अंदर एक हिम्मत होती है वो एक देखने वाली होती है। कई तो भाई बुजुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, उनको तो एक सहूलतें बना कर दी गई हैं, चाहे वो आप एक जैसे भी सहूलत ले सकते हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी है, जैसे लोगों का एक भाई सरता लोग करते भी है। लेकिन जो एक पैदल यात्रा होती है ना, उसमें काफ़ी आपको रास्ते में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इधर भाई पांडवों ने भी स्टे किया था और रास्ते में हनुमान जी के भी मंदिर थे, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने भाई देखा उधर मोदी गुफा भी है उधर, मतलब कि मोदी जी ने भाई उधर अपना सुकून से यात्रा कंप्लीट भी की थी और उधर एक स्टे भी किया था, तो उन्होंने एक उस जगह का भाई नाम भी रख दिया मोदी गुफा। वो काफ़ी प्यारी थी भाई, अगर उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाता ना तो वो काफ़ी अच्छा होना था। लेकिन यात्रा काफ़ी अच्छी थी, एक सुकून से लोग आ रहे थे और ऊंचाई भी भाई बहुत ज़्यादा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक हौसला ज़रूर रखना चाहिए। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की थी। आप ये देखिए कि कितनी भाई आवाम आई हुई थी। ये नहीं है कि वाकई ये बंद होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती होगी। जब बर्फ़ पड़ती है जाहिर बात है सारे रास्ते तो बंद हो जाते हैं। जैसे वो ग्लेशियर इतना बड़ा था, उसको बीच में काटा हुआ रास्ता बनाया हुआ है। बाकी भाई आप जो देखें, यात्री जो हैं इतने आए हुए हैं, अपनी भाई मनोकामना लेके आते हैं यहाँ पे पूर्ण करने के लिए। कोई ना कोई, हर बंदे की कोई ना कोई मनोकामना होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना लेके। बाकी हमने वो मूवी देखी थी जिसमें इस चीज़ के बारे में बताया, 2013 में आया था मुझे लगता है। वो भाई बहुत बड़ा ना, वो एक किस्म का वो पानी ऊपर से आया था, फ्लड आया था, तो सारी यहाँ पे जो गांव था सारा भाई वो एक किस्म का ना तबाह हो गया था। मंदिर देखे भाई, एक पत्थर ने आके इस मंदिर की रक्षा की थी और अभी तक भी ये मंदिर है। वो पत्थर जो है मंदिर की दूसरी साइड पे खड़ा है जहाँ से पानी आ रहा था। बाकी ऊपर भाई ये मोदी गुफा भी थी। भाई ने सारी वहाँ पे जो यहाँ वहाँ पे यात्रा थी ना, सारी जो है ना वो देखी है, हर जगह पे गया, सारे डिटेल दी। अच्छी बात होती यार, ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए सबको, क्योंकि अगर कोई जाता है उसको गाइड हो जाता है कि भाई ये चीज़ें करनी होंगी, ये चीज़ें मुझे साथ में ले जानी होंगी। वीडियो अच्छी थी भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो यात्री है ना, लाखों की तादाद में जाते हैं जब, क्योंकि अब एक फेस्टिवल चल रहा है ना, तो बहुत सारे यात्री जा रहे हैं। और 6 महीने ही खुला होता है, क्योंकि जो बाकी के 6 महीने हैं तो बहुत ज़्यादा एक बर्फ़ पड़ जाती है वहाँ, तो हर चीज़ बंद हो जाती है। लेकिन 6 महीने के लिए लोग हैं ना वो अच्छे से अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। हर तरह से आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि आप किसी भी तरह वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो यंग होते हैं वो तो ज़रूर चल कर जा सकते हैं, अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए उन्होंने बहुत सारा एक पिट्ठू भी हैं, हेलीकॉप्टर भी है, हर तरह से उन्होंने एक फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भाई बहुत ज़्यादा एक लोगों का ना एक रोज़गार भी चला हुआ है। जैसे उस वक़्त भी हम देख रहे थे 2013 में ये फ्लड आया था,
लेकिन केदारनाथ मूवी में हमने देखा कि कैसे लोग वहाँ इतनी ज़्यादा अपनी खुशी से लाइफ गुजार रहे थे, मिलजुल कर रह रहे थे, और जो भी यात्री आते थे उनके रहने के लिए एक जगह देना, खाने के लिए वो चीज़ें एक ज़रूर वो करते थे। लेकिन एक फ्लड की वजह से वो बहुत एक सैड इंसिडेंट था, लेकिन अब वो पीछे जो पत्थर है ना उसने आकर काफ़ी ज़्यादा रक्षा की थी मंदिर की भी, और कुछ लोग वहाँ से बचे भी थे। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है भाई। हमें तो यही लगा था कि केदारनाथ का जो मंदिर है ना वो सबसे ऊपर होगा, लेकिन भाई उससे ऊपर भी भैरवनाथ का मंदिर है वो। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई सफ़र इतना ज़्यादा है कि भाई आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। यहाँ पर बड़े आदमी के लिए भाई 8 से 8,500 रुपया है, और जो बच्चा है उसके लिए भाई 4,000 रुपया, 4 से 4,500। तो ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने गधे भी लगाए हुए हैं, घोड़े भी लगाए हुए हैं, और कुछ लोग तो भाई खुद अपने कंधों पे उठाकर अपना जो है ना पालकी में वो भाई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो और उनका किराया भी अपना 8-8 हज़ार है। तो ये चीज़ देखे कि भाई वो इतनी मेहनत करते हैं, वो अगर एक चक्कर भी लगा लेना तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि सफ़र इतना बहुत ज़्यादा है। वो अपना ये चीज़ देखें कि भाई केदारनाथ का जो मंदिर है ना उससे ऊपर भी एक मंदिर है, वो भी उससे आगे जाकर 8 किलोमीटर। तो इतना लंबा सफ़र है, वो जितना भी तंदुरुस्त बंदा हो भाई बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें जो है ना वो से ये रास्ता अबूर कर सकता है। लेकिन ये चीज़ है कि बंदे के मन में अगर भाई किसी से मिलने की इच्छा हो ना तो वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उनको भाई उनके अंदर एक जज्बा है कि हमने भाई ये सफ़र करना है और हमने ये चीज़ें देखनी है, और वहाँ पर जाके भाई हमने अपनी मन पूरी करनी है। तो वो बंदे भाई बड़े जोश के साथ जाते हैं और अपना इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखे कि भाई ने भाई इधर की जो अपना यात्रा की एक डिटेल है वो पूरी उसने एक तफसील के साथ बता दी है कि आपने किस तरीके से आना है क्या, और बस का कितना किराया लगेगा, और जो टैक्सी है उसका किराया कितना लगेगा, और उससे आगे जो एक अपना घोड़ा या गधा है उस पर अपने जाना है तो कितना किराया लगेगा। और दूसरा ये देखें कि भाई एक जो एक फेस्टिवल है ना वो आवाम कैसे अपना एक जोश से मना रही है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितनी ऊंचाई है और कितना सफ़र है क्या, लेकिन फिर भी वो भाई इधर आ रहे हैं कि ये एक त्यौहार मनाने के लिए। नहीं, ऐसे ही अच्छा भाई ने व्लॉग बनाया और हर तरह की डिटेल उसने दी है। लेकिन ये कि भाई जैसे अप्रैल स्टार्ट होता है ना, अप्रैल मिड अप्रैल में या एंड पे लोग जो है ना वो मतलब वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जाते हैं यात्री। और उसमें भाई जो रास्ते में जो फैसिलिटीज़ है ना उसके हवाले से भी काफ़ी लोग जो ना वो मतलब देखो ना कोई खाने पीने की चीज़ या वैसे जब वो जो बारिश जब होती है उसके लिए जो शेल्टर वगैरह बनाए हुए हैं वो भी एक अच्छी है आगे जो है ना वो स्टे करने के लिए। लेकिन भाई बहुत एक हार्ड किस्म का ये सफ़र है, और लोग भी करते हैं, ज़ाहिर बात है जो एक मन में लेके चलता है ये ख्वाहिश वो ज़रूर भाई पहुँचता भी कुछ ऐसे चाहे जैसे भी उनको जाना पड़े। लेकिन व्लॉग अच्छा था भाई। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।